नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव है। चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां पुरजोर तैयारियां कर रही है, लेकिन आज मैं जहां बैठी हूं वो उद्योग नगरी भी कही जाती है और एक ऐसी सीट जहां पर लोगों का मानना है कि यहाँ पर से जो दिलीप सिंह गूजर, जो यहाँ के वर्तमान विधायक है कांग्रेस के, अगर वो किसी भी पार्टी से टिकट ना लड़े और निर्दलीय खड़े हो जाए तो भारी मतों से जीत जाते हैं। जनता का अपार प्यार है, लोकप्रिय विधायक है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके विकास का एजेंडा क्या है, किस तरीके से वो नागदा को देखते हैं, नागदा के लिए क्या विकास कार्य की सोच रखते हैं। दिलीप गूजर जी हमारे साथ बैठे हुए, आइए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि विकास को लेकर के उनकी क्या रणनीति है। सबसे पहले तो साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम जब क्षेत्र में हम घूम रहे थे तो लोग कह रहे थे कि आपको कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, आप निर्दलीय भी खड़े होते तो जीत जाते। जनता का अपार स्नेह आपके साथ है, इस पर क्या कहें? निश्चित रूप से जनता का प्यार और स्नेह है, क्योंकि मैं जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ और उनकी समस्याओं के लिए, चाहे उद्योग से हो, चाहे शासन से हो, चाहे अन्य जैसा, उसमें कहीं मैं पीछे नहीं हटता। इसलिए जनता का विश्वास है मुझ पर, तो उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। 2003 में मुझे 15,000 से निर्दलीय के रूप में, प्रत्याशी के रूप में जीता, जब वहाँ भारतीय की लहर चल रही थी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यह क्षेत्र गढ़ रहा है। आज़ादी के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग ही जीतते रहे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहती थी, परंतु यहाँ पर विधायक भारतीय जनता पार्टी संबंधित RSS संबंधित विचारधारा का जीतता है। 93 में मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया, उस समय हमने जीता। 98 में मेरा क्राइटेरिया में टिकट कटा, 2003 में निर्दलीय लड़े, फिर इसके बाद में लगातार कांग्रेस से आशीर्वाद मिलता रहा, तो हम कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लड़ते रहे। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतती है तो वहाँ पर नागदा में आप एक तरफा जीत हासिल करते हैं। ऐसा आपने क्या विकास किया है नागदा में, आपको क्यों इतना जनता चाहती है? कुछ विकास मुझे यहाँ के निश्चित रूप से आप देखें, 93 के पहले नागदा एक टप्पा हुआ करता था। हमने नागदा को तहसील का दर्जा दिलाया, यहाँ पर हमने रजिस्ट्रार कार्यालय खुला है, हमने न्यायालय खुलवाया, ADJ कोर्ट खुलवाई। इसी प्रकार खाचौद में भी हमने ADJ नवोदय विद्यालय खुलवाए, मॉडल स्कूल खुला है और बहुत सारे हैं जो नागदा की पेयजल और खाचौद की पेयजल समस्याओं को हमने हल करा। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो आम जनता के हित के थे, हम उसको हमने हल करा है। और जनता का विश्वास, हम विशेषकर यहाँ पे मजदूरों का शोषण, अत्याचार और उसके खिलाफ भी हमने विधानसभा में आवाज़ें उठाई। पॉल्यूशन के संबंध में भी हमने खूब आवाज़ें उठाई। और यहाँ पर जो 450 फीट की चिमनियाँ हैं, 3 चिमनियाँ, 95-96 करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी। और कई पॉल्यूशन, चंबल नदी प्रदूषित, उसके भी कई मुद्दे उठाए। मतलब जो क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या थी, गांव में पानी की समस्या थी, उसको भी हमने हल कराया है। और अन्य जो समस्या DPO की, ग्रिडों की और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हमने हल करा और जनता की मांगों के अनुसार। लेकिन जब मैं नागदा शहर में घूम रही थी तो लोगों का कहना था कि यहाँ का जो कन्या विद्यालय है वहाँ पे बच्चियाँ लगातार परेशान हैं। वो कहती है कि उनको बारिश में भी जमीन पे बैठना पड़ता है, मूलभूत संसाधन नहीं है। चिकित्सा की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य की बहुत सारी दिक्कतें हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जो एम्बुलेंस आपके द्वारा दी गई थी, वो 3 एम्बुलेंस जो आपके द्वारा दी गई थी, उसमें भी वो मूलभूत सुविधाएं तो है लेकिन डॉक्टर्स की कमी है। इस पर आप क्या कहें? निश्चित रूप से ज़्यादा कन्या महाविद्यालय की बात है। हमने जब 12-13 में हमने कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति कराई थी, बिल्डिंग की स्वीकृति कराई थी। उसके बाद हमने 5 साल तक उसमें कोई काम नहीं हुआ, तो फिर हमने जीतू पटवारी जी मंत्री बने थे, उनको लाके हमने भूमि पूजन कराया। और जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधा की बात है, अब सिविल हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू है और अन्य को स्वास्थ्य सुविधा है। मध्य प्रदेश शासन के पास में डॉक्टर की कमी है, अभी तो वो डॉक्टर की कमी की पूर्ति नहीं कर पा रही है। इसका भी हमने कई बार विधानसभा में वो उठाया, परंतु शासन अभी तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं कर पाया। जहाँ तक चिकित्सालय की सुविधा की बात है, निश्चित रूप से कोरोना में हमको बहुत परेशानी आई थी। उस समय करीब 2.25 करोड़ रुपये हमने विधायक निधि के नागदा में 10 ICU बेड के लिए, खाचौद में 5 बेड के लिए और ऑक्सीजन बेड के लिए हमने पैसा दिया। और
एम्बुलेंस की भी हमने व्यवस्था करी, परंतु निश्चित रूप से आज मैंने इस बात को भी उठाया था कि एम्बुलेंस के लिए स्टाफ की व्यवस्था होना चाहिए, वो आज तक मध्य प्रदेश शासन पूरा नहीं कर पाया। तो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अगर कांग्रेस के विधायक है, तो कहीं ना कहीं आपकी बातें नहीं सुनी जाती है? उनका प्रयास तो रहता है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, कम से कम 15 विधानसभा के माध्यम से उन सब बात को बनाने में सफल रहते हैं, चाहे सड़क की हो, चाहे पानी की, चाहे किसानों की समस्या हो। हम लगातार उसमें विधानसभा जब इस बात को उठाते हैं तो मजबूरन भारतीय जनता पार्टी सरकार को काम करना पड़ता है। निश्चित रूप से जब डॉक्टर की नियुक्ति की बात आती है तो लेके परीक्षाएँ हमने आयोजित की कि बहुत जल्दी चयन करके नियुक्ति कर दी जाती है, ऐसा इनका जवाब रहता। ये हमारे क्षेत्र की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है। खास करके नागदा में जो एक मुख्य समस्या देखी जाती है वो ये है कि यहाँ का जो महिला थाना, मतलब जो 2 महिला थाने हैं, महिला थाना नहीं से पुलिस थाना है, वहाँ पर महिला पुलिस की बहुत कमी नज़र आती है। महिलाओं का ये कहना है कि जब वो अपना दर्द बयां करने के लिए जाती है तो उनको पुलिस के सामने अपना दर्द रखना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे महिला स्टाफ की भी कमी नज़र आती है? नहीं, आप देखिए तो हमारे पूरे नागदा, खाचोद और बिल्लाग्राम क्षेत्र में निश्चित रूप से जितना स्टाफ स्वीकृत बल होना चाहिए वहाँ पर नहीं है। वैसे तो पूरे उज्जैन जिले में जो बल है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जितनी पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती की जाना चाहिए, शासन उसको भर्ती नहीं कर रहा है। कई बार तो ऐसा ही TI 1 के थानों को चलाता है, परंतु हमारा पूरा प्रयास रहता है कि महिला, यदि हमारे पास कोई महिला आती तो उसको हम उच्च लेवल पे बात करके उनकी समस्या हल करने का प्रयास करें। ये तो हो गई आपके नागदा की बात। अगर प्रदेश स्तर की बात की जाए, चूँकि आप लंबे समय से विधायक है, तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में 3 लिस्ट जारी कर दी है, 79 विधायकों की सूची जारी कर दी है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अभी तक जारी नहीं कर पा रही है। इसके पीछे के कारण क्या है? कहीं आपसी विवाद तो नहीं है कांग्रेस में? आप देखें तो कांग्रेस में कोई आपसी विवाद नहीं है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आपसी सामंजस्य, और हमारे दिल्ली के सभी नेता आपसी सामंजस्य काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से गहन चिंतन मनन करके करना पड़ रहा है। आप लोग देखें कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, उन्होंने अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों को, 7 सांसदों को मैदान में उतारना पड़ा है। निश्चित रूप से इस बात का संकेत दे रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इस बात की हड़बड़ाहट है, और वो किसी प्रकार से लोकसभा चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए वो किसी भी करके इस प्रदेश में काबिज होना चाहती है। और आप देखें कि मुख्यमंत्री जी लगातार घोषणा पे घोषणाएं करे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की विशेषता है कि जो घोषणा करते हैं वो तो पिछली घोषणा को भूल जाते हैं। कहीं के भी आप उठा के देखो, आप चाहे नागदा चले जाए, चाहे उज्जैन चले जाए, अन्य स्थानों में जो पिछली बार आके घोषणा करे वो घोषणा का पालन नहीं हुआ। हमारे नागदा में 3 बार वो नागदा को जिला बनाने की घोषणा कर चुके, 13 में करी थी उन्होंने, हमारा विधायक तो इस क्षेत्र की जनता ने उनको विधायक दिया, परंतु 5 साल उन्होंने कुछ नहीं करा। 18 में आए तो फिर घोषणा करी, अभी आए थे फिर घोषणा करी थी। वो घोषणा भी उनकी इस प्रकार घुमा के होती है कि जिसकी इच्छा पड़े वो मिले, जिसकी इच्छा पड़े वो नहीं मिले। इस प्रकार से एक विवाद की स्थिति तहसीलों में हुई थी। बहुत सी तहसीलें अपनी तहसील को बनाना चाहती थी। हमने नागदा को जिला बनाने का जो कमला सरकार का प्रस्ताव था, उसी प्रस्ताव को उनको आगे बढ़ाकर गजट नोटिफिकेशन किया गया है। तो आज भी मैं कलेक्टर साहब से मिलकर आया कि हमारे दावे आपत्ति का तत्काल निराकरण करें, आचार संहिता के पहले नागदा में SP कलेक्टर पदस्थापना हो। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि नागदा जिला बने? ऐसा क्या है, मतलब आपको क्यों लगता है कि नागदा को जिला बनना चाहिए? ये एक मेरी सकारात्मक सोच है। जब मैं अधिकारियों के पास जाता था किसी योजना के बारे में, तो इस बात को ये कहते कि ये योजना जिला स्तर पे लागू हो सकती है। तो हमारा नागदा तो सभी तहसीलों के बीच में और उज्जैन से 60 किलोमीटर और हमारा अंतिम गांव तो 80-90 किलोमीटर तक पड़ता है। तो हमने, और उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, तो कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी सब VIP ड्यूटी में ही लगे रहते हैं, प्रोटोकॉल में ही लगे रहते हैं, उनको अन्य क्षेत्रों में द्वारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो निश्चित रूप से यदि हमारा जिला बनता है तो हमारे क्षेत्र में उन्नति विकास होगा, क्योंकि जिले स्तर पर भी केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं का पैसा आता है। जब केंद्र और राज्य की योजना का पैसा आएगा तो हमारे क्षेत्र में उन्नति विकास और तेज़ी से होगा। यहाँ पर जिला बनने पर आपका मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य जिला स्तर के चिकित्सालय और अन्य कई बहुत सारी सुविधा, करीब 52-53 शासकीय कार्यालय खुलेंगे, जिससे इस क्षेत्र के उन्नति विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।
हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि आपकी आक्रोश यात्रा निकल रही है, अभी जब हम वहाँ से आ रहे थे तब भी आक्रोश यात्रा निकल रही थी और लोग इस आक्रोश यात्रा को लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र का कोई भी नेतृत्व इस यात्रा में नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ प्रदेश के नेता नज़र आ रहे हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि इस पार्टी ने, हमने आशीर्वाद निकाला तो उन्होंने आक्रोश निकाल दी, इस पार्टी के पास कोई काम नहीं है, हम 1000 देते हैं, ये 1500 दे देते हैं। इसका जवाब आप कैसे? निश्चित रूप से आप देखें कि 18 के चुनाव में सिर्फ शिवराज जी ने आक्रोश आपकी जन आशीर्वाद निकली थी पूरे प्रदेश में, और अभी आप देखो उन्होंने भी कई हिस्सों में अपनी यात्रा को बांटा है और दिल्ली सरकार के अलग अलग नेतृत्व का उनको दायित्व सौंपा गया है। ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी भी, और जहाँ तक केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है, हमारे जो केंद्र के नेता है, आज सुरजेवाला जी आज हमारे तराना में थे, मैं खुद भी उनके साथ में था, हमारे केंद्रीय, और अभी राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। मतलब केंद्र के और हमारे राज्य के नेता आपसी सामंजस्य बना के काम कर रहे हैं। जहाँ तक योजनाओं की बात है, आप लोग देखें हिमाचल प्रदेश में हमारी कांग्रेस ने ये योजना लागू करी थी, उन्हीं योजना को चुरा चुरा कर मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं। 1000 की बात करी, जब कांग्रेस ने शुरू से ही 1500 का बोला, उसके बाद में उन्होंने अपनी योजनाएँ चालू करी, 5 हाउस पावर के और 3 हाउस पावर के बिजली के बिल माफ़ करने की बात करी। अब उन्होंने 500 रुपये गैस सिलेंडर देने की बात करी। तो आप लोग देखिए, जब 14 में करीब 410 रुपये गैस सिलेंडर था, और उन्होंने कहा था हम पेट्रोल डीजल के और रसोई गैस के दाम कम करेंगे, खाद्यान्नों के दाम कम करेंगे। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी महंगाई की कोई बात नहीं करता, रोज़गार की कोई बात नहीं करता, और जितना उन्होंने जब देखा उनका स्थिति खराब है तो उन्होंने तत्काल 450 रुपये देने की बात करी। आज भी हमारी लाडली बहना को अभी तक कोई गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो निश्चित रूप से चुनावी सगोपा था, और निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी तो हम 500 हर व्यक्ति को दे देंगे। ये तो सिर्फ लाडली बहना को दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना में दे रहे हैं, हम तो सभी को हम देंगे। तो राजस्थान में भी आप ये पैसा दे रहे हैं? राजस्थान और अन्य प्रांतों में भी योजना है, कर्नाटक में शायद 2000 रुपये हम दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी हम देंगे, और विशेषकर हम किसानों भाइयों के लिए और अन्य बहुत सारी योजना है। यदि हम अपनी योजनाओं का खुलासा करें तो भारतीय जनता पार्टी तत्काल उसको लागू कर देगी। तो हम चाहते हैं कि हमारी आचार संहिता लगे और हम बोलें, उसके बाद में वही कुछ कर नहीं पाए, और हमारी सरकार आए तो उसको हम करें। आज आम आदमी त्रस्त है, बीजेपी की सरकार रही चाहे कांग्रेस की पुरानी सरकारें रहीं, लेकिन आज जो युवा था वो बेरोजगार रहा, उसको किसी भी चीज़ में रोजगार नहीं मिला, प्राइवेटाइजेशन हो गया चीज़ों में, और बेरोजगारी का आलम तो ये है कि आज आम आदमी सिर्फ दाल रोटी खाने पर आतुर हो चुका है। तो महिलाएं ये सवाल पूछ रही है कि आप 1500 दे चाहे वो 1000 रुपये दे, इससे क्या होगा? महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए आपके पास एजेंडा क्या है? निश्चित रूप से आप देखें, आपकी बात एकदम सही है कि पैसे देने से कुछ नहीं, जब रोज़गार के साधन, हम अच्छे शैक्षणिक संस्थान, अच्छे चिकित्सालय और इन सब मूलभूत सुविधा हम पब्लिक को उपलब्ध कराएंगे, तो निश्चित रूप से इस बात के लिए हम प्रयास भी है। कमलनाथ जी का प्रयास भी था, आप लोगों ने देखा भी होगा। 15 महीने के जो हमारा काम कर सकते थे वो काम हमने करने का प्रयास किया है। जहाँ आवश्यकता हमें रोज़गार की है, रोज़गार के हम योजनाओं के माध्यम से पैसे बांटने की जगह उसको उद्योग लगाने के लिए हम करें, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार दें। जहाँ तक आप बात करें कि भारतीय जनता पार्टी में रोज़गार तो मिल ही नहीं रहा, केंद्र और राज्य शासनों ने श्रम विभाग में ऐसी योजना लागू करी, उसमें सिर्फ उद्योगपतियों को भी फ़ायदा हो रहा है। उद्योगपति जब चाहे हमारे मजदूरों को निकाल रहा है। यहाँ पर भी कोरोना काल में करीब 5000 मजदूरों को निकाला गया है। हमने इस बात को भी विधानसभा में उठाया और अन्य मुद्दों पर भी उठाया। तो आप लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा मजदूरों किसानों का शोषण हुआ है। लेकिन एक चीज़ ये भी लगातार सामने आती है कि जब कमलनाथ जी अभी इंदौर आए थे तो वो कह रहे थे कि पत्रकारों से मुझे कोई मतलब नहीं है, पत्रकार यहाँ से चले जाए। चूँकि आप कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि पत्रकारों की कोई भूमिका नहीं है? क्या आपको लगता है कि पत्रकार एक अच्छा काम नहीं करता है? क्या आपको लगता है कि पत्रकार तो निष्पक्ष है, वो तो दोनों पार्टियों की बात कर रहा है? फिर कमलनाथ जी ने जो मंच से बात कही, पत्रकार कहीं ना कहीं उससे नाराज़ है। निश्चित रूप से आपकी बात
वहाँ पर उस समय पत्रकारों की आवश्यकता नहीं होगी। जब कांग्रेस की मीटिंग चल रही होगी उस समय आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इसलिए बोला हुआ कि बाहर जाए। और जहाँ तक पत्रकारिता की भूमिका का सवाल है, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि किस प्रकार से गोदी मीडिया पूरा काम कर रहा है। तो आम जनता को इस बात का आक्रोश है कि जो सच्चाई है वो जनता के बीच में नहीं आ रही। कहीं ना कहीं जब सच्चाई नहीं आती तो मन में एक आक्रोश तो रहता ही है। वो पत्रकारिता तो ऐसा है जिन्होंने आज़ादी में अपना बहुत अधिक योगदान दिया था, परंतु आज कांग्रेस के शासन में सरकार के खिलाफ खूब लिखा, परंतु आज बहुत कम पत्रकारों की हिम्मत होती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखे या तो उनका कहीं ना कहीं दर्द होगा। और उस समय आवश्यकता मीटिंग में पत्रकारों की नहीं होगी, इसलिए उन्होंने बात कही होगी इस बात को। नहीं, वहाँ पर परिस्थितियों के अनुसार आप देखें कि हो सकता है वहाँ पर पर्सनल मीटिंग का एजेंडा और कुछ अरे तो व्यक्तिगत, और कोई भी बड़ा नेता हो तो पत्रकार वार्ता तो करता ही है। हम जितना कमलनाथ जी के लगातार मीटिंगों में जाते रहे, लगातार उनके प्रोग्राम्स को कवर करते रहे, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं। ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं हम लोग क्योंकि चूंकि चुनाव का इतना करीब समय है और कांग्रेस खुद इसे मौके दे रही है बीजेपी को बोलने के लिए, क्योंकि वो हमसे भी पूछते हैं, आपको पूछा नहीं जा रहा है कांग्रेस में। नहीं, जहाँ तक आप के बात है, निश्चित रूप से उसको उनके कहने को आप गलत तरीके से ले रहे हैं। उनका एक उद्देश्य यही होगा कि किस प्रकार से हमारी जो बातें खुल के जो पार्टी वर्कर के साथ में और नेताओं की बात होती है, बहुत सी बातें वो पब्लिक के बीच में नहीं जाना देना चाहता, इसलिए वो ऐसी कोई चर्चा उनके मन में रही होगी, दिमाग में रही होगी। गुर्जर जी, जब पिछली बार चुनाव हुआ तो हमने सभी ने देखा कि किस तरीके से लोगों ने आपको भरपूर मत दिया, आपकी सरकार बनी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से आपके खेमे को छोड़कर बीजेपी में गए और वो ये आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस में ऐसा होता है कि सिर्फ एक परिवार चलता है, वो होता है गांधी परिवार, और वो इस तरीके की बातें लगातार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, और अभी टिकट में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके समर्थकों को भी टिकट मिला है। तो क्या आज भी जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो लोग आपकी बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, तो जनता तो जिताती आपको है और चले वो जाते हैं, तो जनता के मन में अभी भी एक डर है कि मान लीजिए फिर से अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है और नेता बिक जाते हैं, तो आप कैसे जनता को आश्वस्त करेंगे अब कि ऐसा नहीं होगा? हर व्यक्ति बिकाऊ नहीं होता। आप लोग देखें, सिंधिया परिवार को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। इनके पिता माधवराव सिंधिया जी भी मंत्री रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर रहे, इनको भी राजगद्दी मिली, कांग्रेस की विरासत मिली इनको। और आप लोग देखें कि उनको राहुल गांधी के पास में सेकंड में चलते थे। अब आप लोग टीवी पे देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने कितना सम्मान दे रखा, वो आखिरी पंक्ति में उनको बिठा रखा है। तो निश्चित रूप से ये बात उनको खुद को ही अपने आत्म अवलोकन करने की है कि वो कहाँ जाकर उनको कितना सम्मान मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा। कांग्रेस ने तो हमेशा उनको सम्मान दिया है। दीपक जोशी जी भी अब तो आपके खेमे में आ गए हैं, मतलब ये एक बड़ा बयान था, जब ये सामने आया तो चौंकाने वाला था कि बीजेपी से कांग्रेस में दीपक जोशी आए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे वो। तो पार्टी अब उनका कैसे सम्मान करती है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष कैलाश जोशी रहे, उनके सुपुत्र हैं और मंत्री भी रहे। तो निश्चित रूप से जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी, आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार, भय और आतंक का पूरा सिस्टम जम चुका है कि उनके खिलाफ यदि कोई बोलेगा तो उसका विरोध होगा। तो निश्चित रूप से जो सिद्धांतवादी लोग हैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं, और उसका परिणाम धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग छोड़ के कांग्रेस को आ रहा है। ये तो सभी देख रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टी में इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो जो बेरोजगारी का आलम है, जो महंगाई का आलम है, और जो अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से आदिवासी को मारा गया, और लेकिन मुख्यमंत्री जी उनके पैर छू रहे थे। तो आदिवासी भी कह रहा था कि हमारा मुख्यमंत्री ऐसा हो जो अगर कोई मारे तो वो मेरे पैर छू लेते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, ये क्या है? नहीं, आप लोग देखें, आप तो मीडिया के लोग हैं, तो जिसको मारा गया था शायद वो व्यक्ति वो वहाँ तक पहुँचा नहीं, दूसरा व्यक्ति जो हाँ उसको दूसरा खड़ा रहा। अभी भी एक कांड हुआ है, कल भी उज्जैन में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। तो निश्चित रूप से आप देखें कि
उनको न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ हार फूल का खाना खिलाने से कुछ नहीं होता, उनको न्याय मिलेगा। यदि उनको न्याय मिलेगा तो उनके मन में आक्रोश नहीं रहेगा, एक हीन भावना नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई सा भी वर्ग हो, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। चाहे आप लोग देखें जितने भी आंदोलन चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई भी आंदोलन को सफल नहीं होने देती, वो लाठीचार्ज करती है। चाहे हमारे आंगनबाड़ी महिला का कार्यकर्ता का हो, चाहे शिक्षकों का हो, चाहे अन्य आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, भारतीय जनता पार्टी कभी आंदोलन पे विश्वास नहीं करती और अपनी लाठी के दम पे उसको ख़त्म करती है। सीधा सवाल मेरा ये है कि अब कब आपकी लिस्ट जारी होगी? जनता भी इसका इंतजार कर रही है और मीडिया भी इसका इंतजार कर रही है कि आखिर कौन वो नाम होंगे, किसके दम पर चुनाव लड़ा जाएगा और कब ये लिस्ट जारी होगी? निश्चित रूप से आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे। उनकी थी वो जल्दी कर दे हमारे लोगों को। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट डिक्लेयर करा वहाँ सभी दूर विरोध हो रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी अपनी लिस्ट जारी करेगी। अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी है और कांग्रेस तो आचार संहिता लगने बाद ही अपनी लिस्ट अधिकांश समय जारी कर रही है। अभी मंथन चल रहा है, वो जल्दी जारी होगी। अब दिलीप जी तो चूंकि लोकप्रिय विधायक है, 4 बार बन चुके, तो क्या आप अपने आप को केंद्र में देख रहे हैं या मंत्री के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि जीतू जी भी ये बात कह के गए थे कि अब आप मंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से यदि माधवराव सिंधिया जी, ज्योतिराज सिंधिया जी उस समय बीजेपी ने तो उसमें रिसबल के कारण हमको चांस मिलना था, परंतु वो नहीं हो पाया। परंतु हमको कांग्रेस में विश्वास है, तो अब सरकार बनेगी। तो निश्चित रूप से जब मैं निर्दलीय था उस समय भारतीय जनता पार्टी का ऑफर था, अभी बहुत सारे ऑफर थे, परंतु हमने उन सब ऑफरों को ठुकराया और कांग्रेस के प्रति हमारी निष्ठा बनी रही। दिलीप सिंह जी, आखिरी सवाल कि अगर आप मंत्री बने चाहे विधायक बने, आपकी सरकार अगर आती, तो आप नागदा के लिए अब आपका अगला विज़न क्या होगा? निश्चित रूप से अभी हमारा विजन तो नागदा को जिला बनाने का रही है और उसको जिला बनता है तो किस प्रकार से जिला स्तर की सुविधाएं हमारे क्षेत्र में उपलब्ध कराना हमारा सबसे बड़ा विजन होगा। और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना और नए उद्योग लाना, विशेषकर हमारा अगला टारगेट नए उद्योग का है। नर्मदा का पानी आ रहा है तो उसको किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे और नए उद्योग लाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हमारी सरकार बनते से हम इस पर काम चालू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। तो आप सुन रहे थे दिलीप सिंह गुर्जर जी को, वो कह रहे थे कि किस तरीके से अगर वो मंत्री बने या विधायक बने, वो लगातार नागदा के विकास के लिए बात करेंगे, शिक्षा में बात करेंगे, स्वास्थ्य के लिए बात करेंगे। जिला बनाने की जो पुरजोर मांग थी वो दिलीप जी ने यहाँ से की थी और इसको कई हद तक ये मान ली गई है। तो अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम होगा, नागदा की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।